Hello, my dear students. I welcome you all to an Academy 9 and 10. This is Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code and I am teaching you all live from Kota, Rajasthan. आज मैं आपके लिए बच्चों बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ. सबसे लेंदी सब्जेक्ट कौन सा है मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. आई नो इट इज सोशल साइंस, राइट. तो सोशल साइंस में वीक वाइज आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अक्टूबर से फरवरी तक, वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. यस, यू हैव हर्ड इट राइट. बहुत ही प्रैक्टिकल एक तरीका लेकर आई हूँ जो सभी बच्चे फॉलो कर सकते हैं और बिल्कुल वीक वाइज स्केड्यूल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लगता है हर बच्चों को करनी चाहिए बिफोर फॉलोइंग दिस अक्टूबर से लेकर के फरवरी वाला वीक वाइज प्लान. ठीक है, तो ये प्लान जो है हमारा एज यू कैन सी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 हर मंथ का वीक वाइज प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. लेकिन उसके पहले वो 3 इंपॉर्टेंट बातें जो सबको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहली आती है बेटा बुक्स. भाई मार्केट में इतने सारे रेफरेंस बुक हैं, है ना. मार्केट में इतना सारा माल मटेरियल, इतना सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर भी है एंड देयर आर सो मेनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आल्सो. सो विच वन यू शुड स्टिक टू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन विच यू हैव टू मेक. एंड यू हैव मेड, इफ यू हैव मेड दैट राइट देन डेफिनेटली आप बहुत सेफ चल रहे हो. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम सबको फॉलो करनी है दैट इज NCERT की बुक, जो कि भाई ब्रह्मास्त्र है ना. तो वो तो जरूर रीड लगा करके जानी है हर चैप्टर के लिए. लेकिन क्या सिर्फ NCERT काफी है? नो. स्ट्रेट आंसर इज इन कैपिटल N कैपिटल O. नहीं, सिर्फ NCERT काफी नहीं है. तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गो एंड परचेज अ रेफरेंस बुक. कोई ना कोई रेफरेंस बुक आपको जरूर लेनी पड़ेगी सो दैट आप मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर पाओ. एंड रेफरेंस बुक के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको कैसे रेफरेंस बुक परचेज करना चाहिए. यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. अभी के लिए आई वुड से दैट यू कैन गो विद ओसवाल और एड्यूकार्ड. इट्स नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो. तो आपको जो भी बुक ईजिली मिल रही है आप ले सकते हो. इनफैक्ट पिछले साल वाला भी आप बुक जो है वो यूज कर सकते हो बिकॉज पेपर का फॉर्मेट ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, ये है पहली चीज. बुक्स आपके को पास होनी चाहिए. ठीक है, एकदम क्लियरली आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है वो आपको पता होनी चाहिए. दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर पैटर्न. तो आप सबको पता होगा CBSE academic.ac.in सिर्फ यही एक वेबसाइट है जहां पर ऑफिशियल बिल्कुल करेक्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको हर क्वेश्चन लाइक हर सब्जेक्ट का रिलीज कर दिया गया था स्टार्टिंग में ही. तो वही हमें फॉलो करना है. अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सेक्शन A होगा जहाँ पे 20 MCQs होंगे एंड ये सारे MCQs NCERT के अंदर से ही हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है. NCERT अगर आपने लाइन बाय लाइन रीड किया है तो डेफिनेटली आप क्रैक कर लोगे, और अगर नहीं किया है तो आप कोई भी चैप्टर का लाइन बाय लाइन रीडिंग, वर्ड टू वर्ड रीडिंग, NCERT रीडिंग रश्मि मैम लिख करके सर्च करोगे, आपको सारे चैप्टर्स का NCERT रीडिंग मिल जाएगा. ठीक है, नाउ सेक्शन B इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जहाँ पे आपको 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सेक्शन C जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड दे आर ऑल्सो लाइक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है. सेक्शन D के अंदर है बेटा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड द फाइनल वन इज, सॉरी ये 3 मार्क के क्वेश्चन है. 3 मार्क के 5 क्वेश्चन है यहाँ पे 2 मार्क के आपके 4 क्वेश्चन है. यहाँ पर है बेटा आपका 5 मार्क के 4 क्वेश्चंस एंड लास्ट में जो है ये आपके 3 क्वेश्चन है केस बेस्ड 4 मार्क्स के. ठीक है, 3 4 12 मार्क्स केस बेस्ड क्वेश्चन एंड लास्ट वन इज मैप्स. मैप्स में आपको पता ही होगा 2 मार्क्स का हिस्ट्री आएगा एंड 3 मार्क्स का ज्योग्राफी का मैप आएगा. तो ये पता होना चाहिए. अब भाई सोशल साइंस का पेपर कैसे पढ़ना है, फर्स्ट 2 बातें तो समझ आ गई. बुक कौन सी यूज करनी है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू स्टडी सोशल साइंस. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है. देखो आजकल बच्चे पहले NCERT रीड नहीं करते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं विच इज गुड. ओके, आप चाहो तो चैप्टर का ओवरव्यू पहले ही वीडियो देख लो, बाद में NCERT रीड करो, या फिर NCERT रीड करके वीडियो देख लो. इट इज अप टू यू. आपको जो भी आपके लिए बेहतर लगता है वो करिए. देन सॉल्व द क्वेश्चन. दिस इज समथिंग विच वी स्किप ऑल द टाइम, especially for social science and English theoretical subjects के लिए. But I would ask you at least solve
द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था, बाल्कन इश्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो सॉल्व कर लो यार, बाकी सब नहीं भी कर रहे हो तो ठीक है। देन ऑल्सो जब आप चैप्टर रीड कर रहे हो या जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें जितने भी इमेजेस हैं, चार्ट्स हैं, बॉक्सेस हैं, मैप्स हैं, वो भी हमें देखना है, क्योंकि आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड देन ऑब्वियसली मैप्स को एंड के लिए मत छोड़ो कि सारे चैप्टर पढ़ लेता हूँ फिर बाद में सारे मैप्स करूंगा, नहीं, मैप्स हमें साथ के साथ करते जाना है, ठीक है। Now these are the list of chapters which are going to come in your exam: print culture, the making of the global world, nationalism India, rise of nationalism in Europe. The age of industrialization will just come in your pre-boards, मतलब स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मेरा मानना है कि बच्चों आप लोगों ने ये 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि मेरा जो वीक वाइज प्लान है वो ये कंसीडर करते हुए चल रहा है कि ये 2 चैप्टर आपने कर लिए हैं और हमारे प्लान में इनका रिविजन इंक्लूडेड है। Anyways, these are these 2 chapters are the most important chapter, मतलब हाँ मैंने यहाँ पर लिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख दिया जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये दोनों चैप्टर वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन लाइक नेशनल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इसमें से भी बच्चों मुझे ऐसा लगता है अभी तक तुम लोगों ने एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इतना तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, मतलब मेरा ऐसा मानना है। अगर नहीं भी किया है तो लाइक मैक्स टू मैक्स एग्रीकल्चर जो होगा वो तुम्हारा चल रहा होगा, ठीक है। तो मेरा जो प्लान है वो इसी को ध्यान में रखते हुए चल रहा है। अगर आपने इतने कंप्लीट कर लिए हैं, गिव मी अ बिग थम्स अप इन द चैट, एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड इट यू कैन जस्ट राइट दैट यस यू हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड यू आर ऑन द सेफ साइड, ओके। तो हमारे प्लान में ये 3 का जो है वो इंक्लूडेड है, इनका रिविजन इंक्लूडेड है, इनकी लाइक मेन स्टडी इंक्लूडेड है। देन अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आई होप सो पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को हम प्लान में इंक्लूड करेंगे, इसको हम रिविजन प्लान में इंक्लूड करेंगे। देखो आई हैव नॉट स्किप्ड एनी ऑफ द चैप्टर्स, मैं सारे चैप्टर्स इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। अगर इनमें से कोई चैप्टर आपका रह गया तो वो भी रिविजन के दौरान आपका हो जाएगा, प्लान में है वो। इकोनॉमिक्स के अंदर डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मैं समझ के चल रही हूँ कि ये 2 चैप्टर आप लोगों के हो चुके होंगे, इनफैक्ट ऐसे 1 में आ भी चुका है बहुत सारे बच्चों के क्लास में, है ना। मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी अक्टूबर में पढ़ना होगा। इसमें से भी ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा रैशनलाइज हो चुका है। ऐसे ही अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड काफ़ी सारा पोर्शन जो है रैशनलाइज हो चुका है। सो मेक श्योर कि तुम ऐसा नहीं एक्स्ट्रा पढ़ के चले जाओ, वैसे ही पढ़ने को इतना कुछ है ना। So now let us come to the most important part, week wise plan. तो बच्चों वीक 1 में आपको द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो कंप्लीट करनी थी, एंड आई थिंक बच्चों ने कर लिया है। और ये वाला जो वीकेंड था उसमें पावर शेयरिंग आपको रिवाइज करना है, ठीक है, कर लिया होगा मुझे पता है तुम लोगों ने। वीक 2 जो मतलब ये कमिंग वीक चल रहा है उसमें मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं उसका वीडियो यहाँ डालने वाली हूँ, आप देख लेना। देन वीक 3 में अक्टूबर में मनी एंड क्रेडिट पढ़ेंगे एंड एग्रीकल्चर को हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो रिवाइज करना पड़ता है। मैप्स भी एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको वैसे भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। वीक 4 में मैं आपको दे रही हूँ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ने के लिए एंड डेवलपमेंट आप कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर तुमको लगता है कि नहीं मैम मेरा तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हो चुका है, तो फिर आप वीक 4 के अंदर बेटा लाइक कोई और चैप्टर ज्योग्राफी का बचा है तो वो पढ़ सकते हो, हिस्ट्री का कोई चैप्टर बचा है तो आप वो कंप्लीट कर सकते हो, ये कर सकते हो आप, ठीक है। वैसे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी काफ़ी कुछ है पढ़ने को, इट्स अ लेंदी चैप्टर, ठीक है। एंड यू हैव द लिबर्टी टू स्वैप दीज ऑल टुगेदर, आप थोड़ा बहुत चेंजेस अपने हिसाब से भी कर सकते हो। वीक 1 में नवंबर में प्रिंट कल्चर आप कर लो, ठीक है। प्रिंट कल्चर बहुत लेंदी चैप्टर है और उसके साथ बहुत ही इजी सा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो रिवाइज करना है, ठीक है। तो पूरे वीक में आप मुझे लगता है प्रिंट कल्चर आराम से कर सकते हो। इट्स अ लेंदी चैप्टर but it is not a difficult chapter, okay. I am giving you ample amount of time to study this print culture in the modern world. Basically एशिया में कैसे प्रिंट डेवलप हुआ, यूरोप गया वहाँ पे कैसे मैकेनाइज हुआ, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, इसमें भी काफ़ी सारा पोर्शन अब डिलीट भी हो चुका है, रैशनलाइज होने के बाद काफ़ी छोटा हो चुका है चैप्टर, एंड यहाँ पर मैं आपको फेडरलिज्म रिवाइज करने के लिए कह रही हूँ, ठीक है।
ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी अगेन काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है, इसके साथ वाटर रिसोर्सेज आप कर सकते हो, बहुत ईजिली कर सकते हो। एंड जस्ट इन केस अगर प्रिंट कल्चर का कुछ रह गया हो तो आप वो यहाँ पर कवर कर सकते हो, ठीक है। लाइक प्रिंट कल्चर में थोड़ा सा पार्ट इंडिया का है तो इंडिया वाला पार्ट आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। यहाँ पे यूरोप कर लो और यहाँ पर इंडिया कर लो। वाई आई एम गिविंग यू लिटिल शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि पूरा अगर प्रिंट कल्चर ही पढ़ते रहोगे महीने भर ना तो तुम भी थक जाओगे, इसलिए इट्स बेटर कि वीक 2 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कवर करो। फिर आता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर इतना प्यारा है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। एंड इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर बार। एवरी टाइम यू विल सी दैट दे आर सेट ऑफ 5 to 6 क्वेश्चन विच इज देयर, वही रिपीट हो करके आते रहते हैं। तो ये चैप्टर का आपको रिकॉर्डिंग बहुत जल्द मिलने वाला है इस चैनल पर। कीप एन आई ऑन दिस, ओके। अब देखो दिसंबर के अंदर हमें क्या करना है, बस रिमेनिंग टॉपिक्स जो भी आपका रह गया है ज्योग्राफी का, ठीक है, या मैप्स वगैरह जो रह गए, बिकॉज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो है ये तो हम करेंगे ही, बट इसके अलावा अगर कुछ रह गया है तो वो आप यहाँ पे कवर कर लो, बिकॉज ज्योग्राफी हैज़ गॉट सो मेनी चैप्टर्स ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम दिया है। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा चैप्टर्स ज्योग्राफी में ही हैं। तो अगर आपका कुछ भी रह रहा है आप यहाँ कर लो। एंड वीकेंड्स पे सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है हिस्ट्री एंड इको की, विच आई विल बी डूइंग इट हियर इन दिस पर्टिकुलर चैनल। तो आप उसके लिए टेंशन मत लो, ये हम वीक वाइज यहाँ पर भी करेंगे। देन दिसंबर के वीक 2 में लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी हमें करना है। जेंडर, रिलीजन, कास्ट जो है वो वीकेंड पे आप रिवाइज कर सकते हो, और दिसंबर 15 तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एक बार, इनफैक्ट उससे पहले ही हो जाएगा। और फिर बाद में अगर आपका लेट अस सपोज 15 के बाद अगर आपका प्री बोर्ड वगैरह रहता है तो आप रिवाइज करते हुए चलोगे नेशनलिज्म इन यूरोप, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड ज्योग्राफी एंड पॉल साइंस के सारे एमसीक्यूज। देन हमें जनवरी में क्या करना है, जनवरी का मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिस, इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू ऑल, क्योंकि जनवरी में जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी उसके उतने अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो जनवरी में हमें लास्ट 5 ईयर्स के PYQs करने और एक सैम्पल पेपर करना है, ठीक है। अगेन लास्ट 5 ईयर के ज्योग्राफी के हमें करने हैं क्वेश्चन आंसर वीक 2 ऑफ जनवरी में, एंड एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना है जिसमें सारा ही रहेगा। देन लास्ट 5 ईयर का सैम्पल क्वेश्चन पेपर लाइक PYQs हम करेंगे पॉल साइंस का, एंड लास्ट में हम करेंगे इकोनॉमिक्स के PYQs, और एक एक सैम्पल पेपर करते जाएंगे। फिर आपको पता ही है फरवरी 15 से आपके एग्जाम का डेट शीट शुरू हो जाएगा, बट एक्चुअली में इनिशियली जो सब्जेक्ट्स होते हैं 15 दिन तक वो ज़्यादा नहीं इस बच्चों के होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल दोज लाइक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो होता है। एक्चुअल में आपका एग्जाम मुझे लगता है 1 या 2 मार्च को स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ पर पूरा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी हमारे वीकनेस हैं उस पर काम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लान है। अब मैं आपको टॉपिक वाइज लाइक एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे वीक 1 में मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, मनी, क्रेडिट एंड पॉलिटिकल पार्टीज हम कर रहे हैं अक्टूबर के अंदर, एंड वीकेंड पे हम हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री वीकेंड पे हम कर रहे हैं यहाँ पे पॉल साइंस, ठीक है। उसमें भी पावर शेयरिंग के अंदर एथनिक कॉम्पोजिशन, बेल्जियम, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है। वीक 2 में आपको जो रिवाइज करना है ना, वीक 2 में आप रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। वीक 3 में आपको एग्रीकल्चर के जितने भी टेबल्स हैं वो बनाने हैं। वीक 4 के वीकेंड पे लाइक ये रिविजन प्लान है ना, वीकेंड पे आपको डेवलपमेंट के सारे एक्टिविटी बॉक्सेस एंड चार्ट्स करने हैं। ऐसे ही बेटा प्रिंट कल्चर आप पढ़ोगे, ये भी आप पढ़ोगे, ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे, एंड ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, नया टॉपिक है। लेकिन जहाँ तक रिविजन की बात है तो वीक 1 के अंदर आप रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है वो पूरा का पूरा आप इसमें क्या रिवाइज करना है वो बताया मैंने आपको। सारा चैप्टर नहीं रिवाइज कर सकते हो तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स रिवाइज कर लो, ठीक है। फेडरलिज्म में सब कुछ नहीं कर सकते तो फीचर्स रिवाइज कर लो, डिसेंट्रलाइजेशन कर लो, कैसे आप फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हो वो कर लो। वाटर रिसोर्सेज में वाटर स्केर्सिटी, वाटर कंजर्वेशन मेथड्स, एंड इसको क्यों टेम्पल्स ऑफ इंडिया कहते थे जवाहरलाल नेहरू, सिर्फ इतने टॉपिक रिवाइज कर लो, चल जाएगा काम। वीकेंड 4 में आप सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है नवंबर के अंदर, वहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा ही, जितने भी डेफिनेशन है, चार्ट्स हैं, टेबल हैं, यही करना है रिवाइज। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज कर सकते तो इतना ही कर लो, काफ़ी है।
देन आपको हिस्ट्री थोड़ी बहुत रिवाइज करनी है, रिमेनिंग टॉपिक्स करना है, यहाँ पे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पूरा का पूरा करना है। देन आपको यहाँ पर देख सकते हो आप नेशनलिज्म इन यूरोप के वाईटी वीडियो, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप के पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर देख लो, सोर्स बॉक्सेस देख लो, ठीक है। ऐसे ही नेशनलिज्म इन इंडिया का सोर्स बॉक्सेस देख लो, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर देख लो, ये सब रेफरेंस बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। देन अगर आपको यहाँ पर एमसीक्यूज करना है वो कर लो, ठीक है, या इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लो, जेंडर, रिलीजन, कास्ट में ये सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में थियोरी है, मैप्स तो है ही नहीं, ठीक है, एंड एमसीक्यूज जो है ज्योग्राफी के वो कर लो आप, दैट्स ऑल। जनवरी आ गया, अब हम सारे के सारे सैम्पल पेपर्स करेंगे, 5 ईयर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, बस इतना ही करना है। अब अगर हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, ठीक है, मैंने रिविजन प्लान भी दे दिया आपको, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। देन कम्स बेटा आपके जो ये बाल्कन वाला कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म में, ठीक है। इसके अलावा जो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली है, ये भी आपके 5 मार्क्स का आ जाता है एग्जाम में, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रॉलेट सत्याग्रह जो था, वो जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था टाउन्स पे, ठीक है। तो टाउन्स के अंदर बॉयकॉट हो रही थी चीजें, कपड़े वगैरह सब बॉयकॉट कर रहे थे, तो फॉरेन इंपोर्ट जो वो बहुत कम हो गया था, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग गई थी, मर्चेंट से कोई डील करना नहीं चाहता था फॉरेन गुड्स में, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर मोस्टली कैसे पार्टिसिपेट किया है लोगों ने, बिग फार्मर्स ने, स्मॉल फार्मर्स ने, है ना, ये बहुत पूछा जाता है। विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वैसे नहीं आता है, बट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आप ऐसे प्रिपेयर करके चलो, रेयर केसेस में ही ये लास्ट वाला आता है, उससे एमसीक्यूज ही आते हैं मोस्टली, ठीक है। हाँ, अब देखो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में ये सारा पोर्शन तो डिलीट ही हो चुका है, ठीक है। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एक तो सिल्क रूट वाला क्वेश्चन बचता है, एक फूड वाला बचता है, और एक जो भी एपिडेमिक्स हुआ करते थे उसके थ्रू कैसे लाइक कॉन्कर किया जाता था, इतना ही है। तो ये तो पूरा का पूरा पढ़ लेना, बहुत छोटा सा चैप्टर है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे सिलेबस में एज इन है ही नहीं, बोर्ड के एग्जाम में तो हमें करना ही नहीं है। प्रिंट कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो प्रिंट कल्चर में ना ये जो प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन आप देखोगे बेटा एक 19th सेंचुरी के अंदर ना दे रखा है मार्टिन लूथर के बारे में, कि कैसे उन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आया और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ है, तो वो ज़रूर ये 2 टॉपिक आप पढ़ के जाना। इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, बस अलग अलग फॉर्म्स के जो भी हमारे यहाँ पे लिटरेचर हुआ करते थे उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसके सारे इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री के, ठीक है। मेक श्योर कि आप सारे इमेजेस ज़रूर देखें, सोर्स बॉक्सेस स्किप मत करना, एक बार एटलीस्ट पढ़ लेना, और सारे सोर्स बॉक्सेस का एक्सप्लेनेशन आपको आप रश्मि मैम डालकर देखना, आपको पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स प्लानिंग पे सीधे सीधे आता है क्वेश्चन, रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। देन बच्चों यहाँ पे कंजर्वेशन के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है कि कंजर्वेशन, अब कंजर्वेशन में लैंड का कंजर्वेशन भी है, सॉइल का भी कंजर्वेशन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। या फिर डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह जो हैं वो मतलब क्यों हुआ है, हम लोगों ने इतना इंटेंसिवली यूज़ किया है रिसोर्सेज को, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, डिप्लेशन हुआ है, फिर एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, एंड देन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हुए हैं, वो यहाँ पर आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर बच्चों जितने भी टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट है ना, क्लास फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, वो आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, वो ज़रूर आता है एग्जाम में। वाटर रिसोर्सेज के अंदर एक ही क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, जवाहरलाल नेहरू जी ने मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट को
क्यों कहा था टेम्पल्स ऑफ इंडिया, एंड देन जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे ना पुराने ज़माने में जो हम वाटर हार्वेस्टिंग करते थे वो ज़रूर आता है, कुल्स गुल्स, ठीक है। देन जितने भी हमारे व्हाट टू से स्टेप वेल्स हुआ करते थे राजस्थान में, बाउलीज होती थी, पार्लर पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टंकाज, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, ये सब पूछा जाता है। एग्रीकल्चर तो देखो ये पूरे टेबल्स बना लो आप, इट विल हेल्प यू अ लॉट, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है ना वो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। बाकी तो आप टेबल बना करके रखो, उसी से आता है एग्जाम में। कभी कभी इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, बट दैट इज एन ईजी वन, अगर पेपर बहुत ईजी आता है तो ऐसा होता है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कभी कभी इसमें भी कंजर्वेशन पूछा जाता है, या फिर जितने भी ये है ना कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, इनका डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है, तो वो आप ध्यान से करिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर अगेन बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और हर इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस पूछे जाते हैं, ठीक है। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के अंदर जैसे रोडवेज जो हैं वो रेलवे से क्यों बेटर हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लाइक कंपैरेटिव स्टडी होती है इसमें जो पूछी जाती है। सबसे एफिशिएंट कौन सा है, तो वाटरवेज है, ठीक है। देन ये भी पूछा जाता है टूरिज्म एज अ ट्रेड, ठीक है, ये क्वेश्चन, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पूछा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड बैरोमीटर है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, क्योंकि सभी के सभी लोग अपने कंट्री पे तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना, आपको इंटरनेशनल ट्रेड तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा पावर शेयरिंग के अंदर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म में मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जितने भी फेडरलिज्म के हमारे फीचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना ही करना है बच्चों, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। जेंडर रिलीजन कास्ट के अंदर ना, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज के नीड है, मीनिंग है, फंक्शन है, नेसेसिटी है, ये चारों करके जाना, और पॉलिटिकल पार्टी का टेबल जरूर बना लेना, जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज का। एंड देन ये जो है चैलेंजेस एंड हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, ये बिल्कुल आपको लिख के याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर तो मैं आपको बोलूंगी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन है, हर पेज मतलब पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये तो खैर मैं अभी बहुत जल्दी इसका रिकॉर्डिंग भी लाने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज पर कैपिटा इनकम के थ्रू, सस्टेनेबिलिटी पे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेटा जितने भी हमारे जो सेक्टर्स हैं ना, उनका एक कंपैरेटिव स्टडी करना ज़रूरी है, उनका एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, इतना ही हमें पता होना चाहिए। जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, ठीक है, या फिर मतलब हम और एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ये मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग इन इट, ओके। एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी वो वैसे ही डिडक्ट हो चुकी हैं, लेकिन इसमें भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाना। एंड इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसमें जो रैशनलाइज्ड है ना उसको डिलीट ही कर दो, वो नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम में, ठीक। एंड नाउ हाउ यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। सो बेटा देखो जितना वेटेज है ना उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है, वर्ड लिमिट के अंदर आंसर लिखना है, टू दी पॉइंट आंसर लिखना है, तो ही आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं। रिवाइज जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। आंसर हमेशा एसएसटी में पॉइंट्स में लिखा जाता है, नहीं लिखोगे आप नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू डू इट, ओके। सो दैट्स इट गाइज, फोकस करो बिल्कुल, फरवरी में आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। एंड हाँ, अगर अब आपको चाहिए कि इतनी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल मुझे प्लान वे में पढ़ाई करनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, हम यही प्लान को फॉलो करके आपको पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर अनसैट, जहाँ पर हम आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू बहुत सारा स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 150 करोड़ का, ये एप्लीकेबल है अनअकैडमी सेंटर्स में भी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस में भी, ओके।
एंड ये जो डेली टेस्ट है वो भी दो, बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट। ये अक्टूबर 30 तक चलता रहेगा, रोज रोज टेस्ट होगा और आपने फेवरेट एजुकेटर के साथ 1-on-1 डिस्कशन भी कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज लेट मी know if you have liked this video and also share it with your friends. Let's crack it.